जेके फ्लिप फ्लॉप कर लिया था हमने? नहीं सर, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप किया था। अच्छा, अब ये जो सारे लोगों को स्लाइड नजर आ रही है ये? जी यस सर। जेके फ्लिप फ्लॉप की, ओके। अच्छा, सो जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह हम बनाते हैं? हम एक डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, ये आपके सामने है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है। क्यू इसकी आउटपुट है और क्यू बार क्यू की ऑपोजिट है। ये इसको क्लॉक जा रही है, क्योंकि बबल नहीं है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अच्छा, अब डेटा जो इनपुट है उसको हम इस सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें दो एंड गेट्स हैं, एक और गेट है और एक इन्वर्टर है। जो एक एंड गेट है उसकी एक इनपुट को मैं कह दूंगा जे है, और ये जो इन्वर्ट करके मैं इनपुट ले रहा हूँ इसको मैं कहूँगा ये के है। ठीक है, और इस एंड गेट की दूसरी इनपुट अगर आप देखें तो जो ये वाला जो एंड गेट है इसकी इनपुट क्यू बार से आ रही है, और इस वाले की जो इनपुट है वो आ रही है क्यू के साथ। ठीक, अच्छा, मैं अब डी के लिए यानी बेसिकली व्हाट आई वांट टू नो इज कि ये जो नोड है इस पे मेरा क्या बुलियन फंक्शन है, f इज इक्वल टू व्हाट। ओके, सो d इज इक्वल टू f, और f क्या यहाँ पे बनता है, दैट आई कैन राइट लाइक दिस के d इज इक्वल टू j क्यू बार, और ये और गेट है, और k बार q, ये निचले गेट से है। सो ये पहले गेट से बन गया j, और दूसरा इसका इनपुट क्यू बार से आ रहा है तो j क्यू बार। ये जो एंड गेट है इसमें बन गया के बार क्यों, क्योंकि इन्वर्ट होके आ रहा है, इनटू क्यू, ये क्यू डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों और वे में। तो ये जो डी को जो इनपुट जा रही है वो इस इक्वेशन से जा रही है। ठीक है, डी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। इसको आप नोट कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो सर जी सर अगर आप दोबारा बता दें इसकी समझ नहीं है। ये देखें, हम लोगों ने एक डी फ्लिप फ्लॉप लिया है, और जो डी फ्लिप फ्लॉप की जो डेटा इनपुट है उसको डायरेक्टली डेटा देने के बजाय हम ये जो सर्किट है इसके थ्रू डेटा दे रहे हैं। ये दो एंड गेट्स हैं और एक हमारे पास और गेट है। ठीक है, तो डेटा, इस डेटा की जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है, वो इस सर्किट की आउटपुट है। तो इस सर्किट की आउटपुट क्या है, दैट इज गिवन बाय जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ठीक है, जे क्या है, जे आपकी एक इनपुट है, के भी आपकी इनपुट है, और एंड गेट की दूसरी इनपुट चूंकि जे वाली दूसरी इनपुट क्यू बार से आ रही है तो इसलिए मैंने इधर क्यू बार कर दिया है, और के बार है क्योंकि ये इन्वर्ट होके आ रहा है, और क्यू जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये कनेक्टेड है, आप देखें क्यू इस एंड गेट के साथ। ठीक, तो ये मैं लिख सकता हूं कि d इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर। जी हाँ, अभी आपको ये नहीं क्लियर हुआ होगा कि ये हमने किया क्यों है, और मतलब ये एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाने की हमें क्या जरूरत थी, डी फ्लिप फ्लॉप तो हमारे पास था। तो जेके की अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कि जेके जो है वो क्या कर सकता है हमारे लिए जो डी फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता। तो ये इसका नीचे सिंबल है, ये जो आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पे बिलो, तो इसमें आप देखें जे और के, आउटपुट क्यू और क्यू बार है, और एक ये क्लॉक है आपकी, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अच्छा, सो जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में अभी हम मजीद पढ़ लेंगे। अब हम एक और तरह का फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। असल में हम इस कोर्स में ना 3-4 मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने एक पढ़ा है डी फ्लिप फ्लॉप, फिर हम लोगों ने पढ़ा जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अब हम एक और फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, ये आखिरी है, इसको हम लोग कहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्या कहते हैं? टी। टी स्टैंड्स फॉर टॉगल, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये क्या करता है ये भी अभी हम इसको देख लेंगे, लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप हम बनाते किस तरह है कि हम एक जे के फ्लिप फ्लॉप को लेते हैं जो अभी हमने बनाया था, और जे और के दोनों को इकट्ठा जोड़ देते हैं एक ही पॉइंट से, और उसको हम कह देते हैं कि वो टी है। ठीक है,
और सो अगर टी फ्लिप फ्लॉप मैंने बनाना हो तो मैं जेके को लेके अगर उसके दोनों इनपुट्स को टाई कर दूं तो मेरा टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, या मैं डी फ्लिप फ्लॉप ले लूं, डी फ्लिप फ्लॉप लेके क्यू और टी को एक्सक्लूसिव और कर दूं तो भी मेरा जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं टी को बनाने के, जेके से भी है और इससे भी है। अच्छा नाउ हमें पता है कि फॉर एग्जांपल जेके फ्लिप फ्लॉप में अभी हम लोगों ने देखा था कि डेटा इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ये प्रीवियस पेज से ये वाली ना इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिखी कि d इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, और अब आप देखें कि j और k जो हैं वो दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं इकट्ठे t के साथ, तो मैं j और k की जगह t को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट दैट d इज इक्वल टू t क्यू बार प्लस t बार क्यू, ठीक है। तो ये जो है अगर आप गौर से देखें तो ये एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि d इज इक्वल टू t एक्सक्लूसिव ऑर्ड विद q, ठीक। यहां तक क्लियर है t फ्लिप फ्लॉप किस तरह बनाया है हमने? यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये t का सिंबल है नीचे, ओके। तो अब हम इन सब की ना कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स देखते हैं। अच्छा फ्लिप सर फ्लॉप लास्ट स्लाइड कीजिएगा, 1 मिनट। जी सर तो हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है टी फ्लिप फ्लॉप का तो हम इक्वेशन लिख देंगे और सर्किट बनाएंगे, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला? इनमें से कोई भी करेक्ट है, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इनमें से एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, जो हमारे होते हैं ना फ्लिप फ्लॉप्स, उनका एक टेबल हम बनाते हैं जिस तरह हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक में बनाते थे ना ट्रुथ टेबल, कि जी ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। उसी तरह से हम फ्लिप फ्लॉप का भी एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, लेकिन उसको हम लोग ट्रुथ टेबल नहीं कहते, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में और आम ट्रुथ टेबल में क्या फर्क है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम, एक सेकंड, ये क्या कट गया? सारे लोगों को आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर, सब यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ना, उसके अंदर हम ये लिखते हैं कि ये हमारी हो गई इनपुट, जिस तरह से अब ये मैं डी का हम देखते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम किस तरह से बना रहे हैं। हमने कहा कि हमारी इनपुट है डी 0, यानी कि अगर मैं इसको डी को 0 करता हूं, ठीक है, तो मेरा क्यू पे क्या आएगा? तो क्यू विल बी 0। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर से देखने वाली है, वो ये है कि ये देखें, ये क्यू नहीं लिखा हुआ, क्यू टी प्लस 1 लिखा हुआ है। यानी कि नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, यानी कि अगर डी को मैंने पहले घंटे में चेंज किया है तो सेकेंड आवर में क्यू पे क्या वैल्यू होगी, यानी कि उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। क्योंकि इनके अंदर मेमोरी है ना, तो ये रिटेन करते हैं डेटा, तो इसलिए सिर्फ हम क्यू नहीं लिखते, हम क्यू टी प्लस 1 लिखते हैं कि अगर डी जो है, सो डी चेंज हो रहा है एट टी, तो क्यू एट टी प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्यू की क्या वैल्यू होगी। ओके, सो पहले क्लॉक साइकिल में अगर आपने डी को 0 किया तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्यू भी 0 हो जाएगा। ये आपको बता रहा है। इसी तरह से वो बता रहा है कि अगर आपने डी को 1 किया एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, तो टी प्लस 1 पे वो भी 1 हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल कि इट इज फॉलोइंग डी। डी डेटा है, आप इसमें 1 लिखवाते हैं तो क्यू पे 1 आ जाता है कुछ देर के बाद अगले साइकिल में, और अगर आप इस पे 0 इसको डेटा देते हैं तो क्यू के ऊपर अगले साइकिल में 0 आ जाता है। तो इसको हम लोग ये कहते हैं, जब 0 आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट में है, और जब 1 आता है तो हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट है। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके डी फ्लिप फ्लॉप की।
अच्छा, अब हम उसी तरह से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे जेके की। डी की करेक्टरिस्टिक टेबल में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। समझ हर एक को क्लियर हो गया करेक्टरिस्टिक टेबल इसका किस तरह बना है? यस सर। सर लेकिन Yes, सर नो चेंज क्यों नहीं आया डी में? क्या चीज? नो चेंज 0 पे। असल में डी में तो सिर्फ इनपुट ही 0 है, वो सिर्फ डेटा इनपुट है, उसकी कोई दो इनपुट्स तो है ही नहीं। 0 करेंगे तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा, 1 करेंगे तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। राइट सर। ठीक। अच्छा, जेके जो है ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह से आपने पूछा, इसके अंदर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और 0-0 का भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो बिल्कुल ट्रुथ टेबल की तरह हमें चारों कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे जेके के, 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1। तो जब आप में ये देंगे तो इसकी क्यू के ऊपर क्या होगा मुख्तलिफ उसके ऊपर, ठीक है, यानी नेक्स्ट अगेन क्यू टी प्लस 1 नेक्स्ट साइकिल के ऊपर। तो वो ये कहता है कि अगर आप जे और के को 0-0 कर दें, दोनों के ऊपर आप 0-0 दे दें, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्यू पे क्या आएगा? क्यू ऑफ टी, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ही इसके ऊपर आ जाएगी। क्यू टी प्लस 1 पे क्या आ रहा है? क्यू ऑफ टी। दैट मीन्स द प्रीवियस वैल्यू जो भी इसमें पहले स्टोर्ड थी वही वैल्यू ये जो है रिटेन करके रखेगा। ठीक, सो वी कैन राइट के नो चेंज। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद मैं अगर j को 0 कर देता हूं और k को 1 कर देता हूं, j 0 k 1, तो नेक्स्ट साइकिल में q के ऊपर आ जाएगा 0। ठीक है, तो q 0 पे चला जाएगा, यानी कि मैं फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर दूंगा। अगर मैं j को 1 करता हूं और k को 0 करता हूं तो q के ऊपर 1 आ जाएगा अगले साइकिल में, दैट मीन्स के वो सेट हो जाएगा। और अगर j और k को दोनों को मैं 1-1 कर देता हूं इकट्ठा ही, ठीक है, तो ये बन जाएगा q बार t। दैट मीन्स के जो भी प्रीवियस वैल्यू थी q पे, अगर 1 थी तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है, और अगर 0 थी तो वो 1 हो जाएगी। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं टॉगल करना। टॉगल का मतलब होता है ऑन ऑफ करना या 1-0-1-0 करना। तो अगर आप टॉगल करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आप दोनों को 1-1 दे दें, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में वो वैल्यू जो है वो टॉगल हो जाएगी। तो इसमें गौर से अगर आप देखें, इफ वी सी बेसिकली जे को जब मैं 0 करता हूं और के को 1 करता हूं तो आउटपुट पे 0 आता है, और जे को जब मैं 1 करता हूं और के को 0 करता हूं तो आउटपुट पे 1 आ जाता है। तो दैट मीन्स कि जे जो है ना, इस पे जो मैं डेटा लिखवाऊंगा अल्टीमेटली वो आउटपुट के ऊपर आ जाएगा, प्रोवाइडेड के को मैं सही तरह सेट करूं। तो ये फॉलो करता है नेक्स्ट साइकिल में जो भी आप जे के ऊपर दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 0-0 देते हैं तो डेटा चेंज नहीं होता। जी जी सर, जो हमारा डाटा आ रहा होता है वो जे पे आ रहा होता है? जी बिल्कुल, जे पे आप अपना डेटा देंगे, के को उसके ऑपोजिट रखेंगे, तो यानी अगर आप 0 देंगे तो के को 1 कर देंगे ताकि वो रीसेट हो जाए, उसमें 0 सेव हो जाए। नहीं तो जे पे 1 देंगे तो उस पे 1 सेव हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि अब वो वैल्यू रिटेन्ड रहे, आपने मजीद डेटा नहीं देना, तो बस आप दोनों को फिर 0-0 कर देते हैं। 0-0 कर देते हैं तो हर साइकिल में वो प्रीवियस वैल्यू ही रिटेन करता है, तो इस पे आपने जो भी लिखा हुआ है वो ही चलता जाता है। अगर आप उसको इन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर 1-1 दे देते हैं। जी सर, ये XOR फंक्शन XOR गेट को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये XOR को नहीं फॉलो कर रहा, इसका XOR से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। XOR में तो 0-0 के ऊपर वो 0 होता है, 1-1 के ऊपर भी वो 0 होता है। ये 1-1 के ऊपर 0-1 और 1, हाँ नहीं, ये 0-1-1-0 को नहीं देखेंगे? ओके, द थिंग इज कि नहीं, इसको XOR से ना मिलाएं। बात ये है कि XOR में तो 0-0 पे हमेशा आउटपुट 0 होती है ना। मैं एक चीज समझ लें आप, 0-0 पे हमेशा आउटपुट 0 होती है, लेकिन इसमें 0-0 पे आउटपुट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि QT की क्या वैल्यू है। सो 0-0 पे ये 0 भी दे सकता है, 0-0 पे ये 1 भी दे सकता है, ठीक है। इसी तरह से 1-1 के ऊपर ये टॉगल करेगा, तो 1-1 पे इसकी आउटपुट 1 भी हो सकती है, इसकी आउटपुट 0 भी हो सकती है, ठीक। तो जो गेट्स होते हैं उसमें कभी इस तरह नहीं होता, अगर वो 1-1 पे 0 देता है तो वो हर दफा 1-1 पे 0 देगा,
वो ये नहीं होगा कि कभी 1-1 पे 1 दे और कभी 1-1 पे 0 दे, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसमें सेम इनपुट के ऊपर डिफरेंट आउटपुट आ जाती है क्योंकि उसमें मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम गेट से नहीं कंपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। बाकी आपका ये ऑब्जर्वेशन कि हाँ 0-1 पे, लेकिन ये दो भी नहीं मैच करते एक्स और से, क्योंकि एक्स और 0-1 पे भी 1 देता है और 1-0 पे भी 1 देता है। सर जी, हाँ जी सर ये इतने ज्यादा फ्लिप फ्लॉप मतलब बनाए हुए हैं इन्होंने, तो इनमें से अच्छा कौन सा जो ज्यादा के ज्यादा स्टोरेज करता हो? यार, स्टोरेज तो सब में एक बिट ही होती है, ठीक है। किसी भी फ्लिप फ्लॉप में 2 बिट्स नहीं सेव होती, एक ही बिट सेव होती है, तो इस लिहाज से तो सारे बराबर हैं। अब वो आगे हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे ना, इनसे हम बनाएंगे सर्किट्स मुख्तलिफ तरह के। जैसा गेट्स हमने जो पढ़े थे, तो शुरू में हमने सिर्फ एंड और नॉर गेट्स पढ़े ना कि गेट्स क्या करते हैं, फिर हमने उनको सर्किट्स में यूज करना शुरू कर दिया कि उनसे डिकोडर बनाया, बक्स बनाया और चीजें बनाई। तो उसी तरह से अभी हम ये फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ रहे हैं गेट्स की तरह। एक दफा हम ये पढ़ लेते हैं तो फिर हम इसकी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे कि इनसे हमने बनाना क्या है। तो उसके लिए डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, कहीं पे हमें डी सूट करेगा, कहीं पे जे के सूट करेगा और कहीं पे टी भी सूट करेगा। तो आखिरी हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। टी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो जब मैं टी को 0 करता हूं तो वो नो चेंज, वो जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसी को रिटेन करके रखता है। अगर 1 थी तो 1, अगर 0 थी तो 0। और जब मैं टी को 1 करता हूं तो वो टॉगल हो जाता है, तो जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसके ऑपोजिट वो कर देता है। तो समझ लें आपने अगर इसके सामने कोई लाइट लगाई हुई है, ठीक है, लेट्स से कोई बल्ब है बिजली का, तो आप चाहते हैं कि वो ऑन ऑफ होता रहे, ठीक है, तो आप टी को परमानेंटली 1 कर देंगे। यहाँ पे क्लॉक आएगी, ठीक है, तो क्लॉक के पहले साइकिल में वो 1 ये इसको 0 कर देगा, फिर अगला साइकिल आएगा तो ये इसको 1 कर देगा, फिर अगला साइकिल आएगा तो ये फिर उसको 0 कर देगा। तो ये क्या होगा कि लाइट जो है वो ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगी, ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगी जब तक आप टी को 1 करके रखेंगे। टी को आप 0 करके रखेंगे तो वो जो भी अगर ऑन था तो वो ऑन ही रहेगा और अगर ऑफ था तो वो फिर ऑफ ही रहेगा। तो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है जी, क्लियर हो गया? लेकिन सर इसमें हमारा कोई डाटा नहीं आ रहा, जैसे उसमें जे और के में जे हमारा डाटा आ रहा था। ये तो इनपुट नहीं था। ये जी आवाज आ रही है सारे लोगों को? यस Yes, सर। sir. हाँ, वो Yes, मेरे sir. एकदम से लाइन ही ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि जी इसमें हम डेटा तो कोई नहीं लिखवा रहे। डेटा इसमें इस तरह लिखवा रहे हैं कि आप देखें इस फ्लिप फ्लॉप में क्यू पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। तो आप अगर उसमें अब चाहते हैं कि 0 ही लिखा रहे और उसमें पहले 0 ही था, तो आप टी को 0 कर देंगे तो वो 0 ही रखेगा, ठीक है। अगर उसमें पहले 0 लिखा हुआ था और आप चाह रहे हैं कि अब उसमें 1 लिखा जाए, तो आप टी को 1 कर देंगे तो वो टॉगल होके 1 बन जाएगा। तो इस तरह आप इसमें डेटा मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्लियरली जे और डी में तो डायरेक्टली आप डेटा मूव करते हैं। इसमें जरा टी को सोच समझ के आप सेट करते हैं कि आपको 0 चाहिए या 1 चाहिए। तो जो भी चाहिए उसके हिसाब से आप देखते हैं कि अच्छा इस वक्त इस पे क्या है। अगर उस पर वही वैल्यू है तो आप टी को 0 ही रखें, अगर उस पर ऑपोजिट वैल्यू आपको चाहिए तो टी को 1 कर दें, तो वो ऑपोजिट हो जाएगी। अच्छा, अब जब हमने इसके बना लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स, ये अभी ये जो प्रीवियस स्लाइड थी
ये क्या था, फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम लोग इनकी इक्वेशंस लिखते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। सो बेसिकली समझ लें ये हमारा वो ट्रुथ टेबल है, और वो जिस तरह से ट्रुथ टेबल के बाद हम एक f इज इक्वल टू दिस कोई एक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो इस केस में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी फ्लिप फ्लॉप की जो है वो बना सकते हैं कि QT+1 इज इक्वल टू डी, यानी कि नेक्स्ट साइकिल में Q की क्या वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू डी। सो जो भी डी आप देते हैं, क्योंकि देखें ये 0 है तो ये 0 है, ये 1 है तो ये 1 है, तो इसकी सिंपल इक्वेशन मैं बना सकता हूं कि QT+1 इज इक्वल टू डी। सो दिस वाज सिंपल। अच्छा, अब जो JK है इसकी मैं किस तरह से बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा QT+1 इज इक्वल टू J Q बार प्लस K बार Q, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। ये कहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, ये अगर आप ये इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि इसको आप लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये QT+1 को हम लिख सकते हैं कि J Q बार प्लस K बार Q। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास टॉगल फ्लिप फ्लॉप आ जाता है, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप की भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बनाई थी, QT+1 इज इक्वल टू T एक्सक्लूसिव और विद Q। ओके, सो ये जिनको याद नहीं कि ये कहां से आ रही हैं, तो ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये JK फ्लिप फ्लॉप था, और उसमें ये वाला जो सर्किट था, इसकी वजह से हमने ये इक्वेशन बनाई थी, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई थी। और फिर जब हमने T फ्लिप फ्लॉप लिया था, तो हमने T फ्लिप फ्लॉप के लिए ये इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। तो यही इक्वेशंस जो हैं अब हमने यहां पे लिख ली। ठीक जी, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, अभी तक सिंपल है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना है या डेरिवेशन करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ। नाउ जो नॉर्मल ट्रुथ टेबल होता है ना, उसके अंदर आप सिर्फ इनपुट्स देखते हैं और आउटपुट्स देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ये फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना, तो आप इनपुट भी देखेंगे और फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट वैल्यू भी देखेंगे, और फिर आप उसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर भी। तो आपके इनपुट्स पे भी डिपेंड करती है और प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड करती है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। जैसा मैंने बताया था कि एक ही इनपुट के ऊपर वो 0 भी दे सकता है, उसी इनपुट के ऊपर वो 1 भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो इस वजह से अब जब हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि JK तो इसके इनपुट है और Q ऑफ T इसकी प्रेजेंट वैल्यू है कि इस वक्त आउटपुट पे क्या है, और फिर हम लिखेंगे कि अगर मैं उसको ये इनपुट दूं और उसकी प्रेजेंट स्टेट ये हो, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट अगले साइकिल में क्या होगी, ठीक है। तो QT+1 क्या होगा। तो हम लोग ये इक्वेशन बना रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि J और K के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 0, और प्रेजेंट स्टेट हो सकती है 0। दूसरा, J और K को मैं करूं 0 0 और प्रेजेंट स्टेट हो उसकी 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो जिस तरह यहाँ पे है कि अगर इफ यू रिमेंबर, अगर आप प्रीवियस उस पर रखें, तो JK जब 0 0 हम रखते हैं तो वो क्या होता है, नो चेंज। इफ यू सी दिस, JK को जब मैं 0 0 रखता हूं तो आउटपुट पे नेक्स्ट साइकिल में क्या आ जाता है, QT, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट थी वही आ जाती है। तो अब मेरे लिए अगर मैं ये टेबल बनाऊं, तो मैं कहता हूं अच्छा 0 0 है, तो प्रीवियस स्टेट 0 थी, तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है।
फिर जे के 0 0 है, प्रीवियस स्टेट अगर 1 थी तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं क्लास में कि अगर मैं जे के को 0 1 करूं और प्रीवियस स्टेट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? जे के अगर मैं 0 1 सेट करूं, प्रेजेंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप की 0 है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट? सर 1। जे के जीरो सर। सर 0। 0। रिमेंबर जे के को जब मैं 0 1 करता हूं तो आउटपुट जो होती है वो 0 पे चली जाती है, जे को फॉलो करती है आउटपुट। याद है हमने पढ़ा था? जी सर। ठीक है, सो इट विल बी इन दिस केस 0। ठीक है, और अगर जे के 0 1 है और प्रेजेंट स्टेट 1 है तो भी ये 0 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जे के जो है जे 0 पे और के 1 के ऊपर है, तो ये 0 0 आएगा और हम इसको कहेंगे रीसेट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? इफ j is 1, k is 0, present state is 0, what will be the output in next state? सर और 1। 1. Or if this is 1, this is 0, and q is also 1, then what will be the output? 1। 1. So दोनों केस में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं। अगर j is 1, k is 1, qt present state is 0, what will be the output? सर उसका कॉम्प्लीमेंट मिनुलेट करेंगे 1 आएगी। टॉगल हो जाता है, तो चूंकि प्रेजेंट स्टेट इस वक्त 0 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 होती तो नेक्स्ट स्टेट वाज 0, क्योंकि 1 1 पे ये टॉगल कर जाता है। तो इस तरह हम बताते हैं कि ये इसका पूरा टेबल हमने बना लिया। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? किसी को ये क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, ठीक है। चलिए, लेट्स टेक 10 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या टाइम हुआ है? 2:03 हुए हैं, तो 2:13 पे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। सर आपने अटेंडेंस कितने बजे मार्क की है? अटेंडेंस तो मैंने अभी तक ली नहीं, बल्कि अच्छा किया आपने याद करा दिया, मैं अटेंडेंस डाउनलोड करने लगा हूँ। सर ये जो ऑन कैंपस हुआ है हाफ क्लास है या फुल है? यार अभी तक तो ये हाफ क्लास है, तो वही होगा, एक हफ्ते एक आपकी आधी क्लास आएगी। इवन अगले वाले आएंगे सर 7 से। क्या चीज? इवन रोल नंबर वालों का मैसेज आया अभी, तो इवन वाले अच्छा, आएंगे 7 जून से। 7 जून से इवन वाले आएंगे, हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 हफ्ते चलाएंगे इसी तरह। अगर कोई मसला ना हुआ और कोरोना वगैरह ना बढ़ा तो बस फिर सबको इकट्ठे बुला लेंगे। लेकिन बस अब आप लोगों की ना यूनिवर्सिटीज आप समझ लें कि खुल गई हैं, यानी कि ये 2-3 हफ्ते के सर बाद। खत्म हो गया अब काफी ना, तकरीबन हाँ, अब आज बिल्कुल खत्म हो अपडेट गया से है, आ रही। बिल्कुल। और चूंकि वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई है तो इस वजह से अब आगे मैं नहीं फोर्सी करता यूनिवर्सिटी कभी भी बंद होगी या कभी भी आपकी ऑनलाइन कोई भी चीज होगी आगे। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये बस अब आपका जो भी डिफिकल्ट टाइम था ये गुजर गया। डिफिकल्ट था, कुछ के लिए आसान था, कुछ लोगों ने बस सो के गुजारा है, जो भी है। लेकिन ये कि बस अब आपका टाइम ये खत्म हो गया, बस अब ऑन कैंपस ही है सब कुछ हफ्ते से। तो चलें जी, आप लोग ब्रेक ले लें, 2:13 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे।
चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, और आवाज भी आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है, इससे जो सारे वंस एंड जीरोस डालें। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो बता दें, फिर हम आगे चलें। क्लियर है सर? क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो ये आगे उसने उसी तरह से उसको सिंप्लीफाई किया है, लेकिन ये इक्वेशन हम पहले बना चुके हुए हैं। अच्छा, एक चीज जो अब हम देखते हैं वो ये है कि पॉइंटर ऑप्शंस पेन फ्लिप फ्लॉप्स विद डायरेक्ट इनपुट्स। डायरेक्ट इनपुट्स का मतलब ये है कि ऐसी इनपुट जो क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही और डायरेक्टली आपने कनेक्ट की हुई है। तो इसको हम लोग जो एक सारे फ्लिप फ्लॉप्स में कॉमन चीज होगी जो प्रैक्टिकली आप यूज करेंगे वो है एसिंक्रोनस रीसेट। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है? एसिंक्रोनस मींस कि इसका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसको जब भी हाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो ये इसकी रीसेट की एक इनपुट है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये रीसेट होता है जब आप इसको 0 देते हैं, क्योंकि ये बबल है तो ये रीसेट बार के साथ है। तो रीसेट को आप 0 करेंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये रीसेट हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि क्लॉक पे क्या सिग्नल है या डी के ऊपर क्या सिग्नल है। वो कुछ भी नहीं देखेगा और वो क्यू को 0 कर देगा। तो ये एक रीसेट सिग्नल है। तो ये जो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो ये दिखा रहा है कि जब तक R 0 है, यानी हमने उसको रीसेट में डाला हुआ है, तो क्लॉक और डी जो है वो दोनों के दोनों आपके डोंट केयर्स है, और आउटपुट जो है वो 0 के ऊपर ही है, ठीक है। और फिर जब आप रीसेट को 1 कर देते हैं तो वो फिर नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप की तरह है। अगर आप उसको 0 देंगे तो वो 0 दे देगा, 1 देंगे तो 1 दे देगा। उसका मतलब है कि फिर उस वक्त रीसेट का कोई इफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो रीसेट है ये आप जब भी देंगे ये सारा ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। तो कोई स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि इस रीसेट की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये क्यों हम रखते हैं अपने सारे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर? कोई वजह आप बता सकते हैं? सर क्लियर करने के लिए वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को क्लियर करने के लिए। ये इस तरह है कि जब आपकी मेमोरी, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ना वो उनके ऊपर कोई रैंडम वैल्यूज आ गई होती हैं, क्योंकि जब आप पावर अप करते हैं तो ज़ाहिर है सिग्नल्स जो हैं वो अभी सेटल डाउन नहीं हुए थे, तो कुछ फ्लिप फ्लॉप्स 1 पे सेट हो जाते हैं, कुछ 0 पे चले जाते हैं। तो वो एक तरह का पूरी मेमोरी के अंदर ना एक गार्बेज किस्म का डेटा बन जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ये करता है कि वो जैसे ही पावर ऑन करते हैं वो रीसेट का सिग्नल असर्ट करता है। रीसेट से क्या होता है, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप और लैचेस जो हैं वो 0 पे चले जाते हैं। दैट मींस एवरीथिंग इज नाउ ब्लैंक। उसके बाद वो उसको उस पे एक्चुअल डेटा जो है वो लिखवाना शुरू करता है, 1 0 जो भी डेटा होता है, तो वो उसके बाद उस पे लोड होता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप शुरू से ही रैंडम डेटा से स्टार्ट कर दें तो वो फिर बिल्कुल ही गार्बेज जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर हम लोग जो है ना साथ एक एसिंक्रोनस रीसेट रखते हैं ताकि हर चीज 0 पे चली जाए। इसी तरह से ये घड़ी वगैरह के अंदर भी आपने देखा होगा, या छोटे कैलकुलेटर्स होते हैं, वो कई दफा उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो हैंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो छोटी सी एक पिन होती है, उसको आप दबा दें तो वो रीसेट हो जाता है और वो चलने लग पड़ता है। तो वो वाला रीसेट, वो जो आप दबाते हैं पिन एक छोटी सी कोई लेके पेंसिल वगैरह, वो भी बेसिकली ये रीसेट का सिग्नल होता है। तो वो उसकी सारी मेमोरी को क्लियर कर देता है और उसके बाद वो दोबारा जब स्टार्ट होता है तो वो गार्बेज चला गया होता है उसमें से, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? So that is why it is called asynchronous reset. Acha, other than reset, flip-flops can also have another signal जो again asynchronous है। asynchronous का मतलब ये है कि क्लॉक से इसका again कोई
ताल्लुक नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रीसेट। जैसे से ये रीसेट था तो एक आपके पास प्रीसेट का भी सिग्नल है। प्रीसेट का सिग्नल रीसेट के ऑपोजिट है, यानी कि प्रीसेट के सिग्नल को आप जब करेंगे ना सेट, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो यानी प्रीसेट ये भी अगेन लो के ऊपर एक्टिव होता है। इसका ये मतलब है कि जब मैं इसको 0 करता हूँ प्रीसेट को, तो मेरा आउटपुट जो है वो 1 हो जाता है। इट डजंट मैटर कि उस वक्त डी क्या है, क्लॉक क्या है, या क्लियर का सिग्नल क्या है। तो ये क्लियर तो वही है रीसेट वाला, ये तो उसके साथ है, लेकिन प्रीसेट को जब मैं 0 करता हूँ तो ये 1 के ऊपर सेट हो जाता है। ठीक है। सो इफेक्टिवली हमने क्या सीखा कि जब हम रीसेट करते हैं तो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स 0 पे चले जाते हैं, और जब हम प्रीसेट को सर्ट करते हैं तो तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स पे 1 सेट हो जाता है। प्रीसेट मतलब ये कि आप उसको 1 पे सेट करना चाहते हैं। तो 0 का तो मैंने आपको बता दिया कि 0 तो आप करते हैं ताकि सारा आपका डेटा जो है वो क्लियर हो जाए। कोई स्टूडेंट ये बता सकते हैं, कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपको सारे फ्लिप फ्लॉप्स को अपनी मेमोरी को 1 पे सेट करना पड़ रहा हो और उसकी कोई एप्लीकेशन? Can any student tell me anything? Any application for setting everything to 1? सर अगर चेक करना होगा सारे चल रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। सर वो टॉगल नहीं करेगा 1 के ऊपर? नहीं, टॉगल तो वो करेगा। अच्छा, 1 पे सेट करना कहाँ पे जरूरी हो जाता है? कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि चीज 1 पे सेट हो जाए। मसलन आपका ये जो एलसीडी स्क्रीन है ना, एलसीडी स्क्रीन की भी एक मेमोरी होती है, उसमें भी आपके फ्लिप फ्लॉप लैचेस लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो आप चाहते हैं कि वो एलसीडी स्क्रीन जो है ना वो कम्प्लीटली वाइट हो जाए, ब्लैक होने के बजाय, ताकि यूजर को पता लगे कि कंप्यूटर ऑन हो रहा है। उस वक्त आप इनको प्रीसेट 1 पे कर देंगे, तो जब सारे फ्लिप फ्लॉप्स 1 हो जाएंगे तो स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली वाइट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक, फिर जब जैसे जैसे उसके ऊपर डेटा लोड होता जाएगा तो फिर तो ऑब्वियसली उस पर वर्ड्स बन जाएंगे या फिगर्स या जो भी एनिमेशन है वो चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन टू बिगिन विद यू वांट के आपको एक वाइट स्क्रीन, अभी डेटा लोड नहीं हुआ तो ब्लैक के बजाय आपको वाइट स्क्रीन नजर आ जाए, तो उस केस में हम लोग प्रीसेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, ज़ाहिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दिस वाज वन एग्जांपल। ठीक है जी, क्लियर है? यस। ओके। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम अब देखते हैं कि ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जिसमें हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनका हम लोग एनालिसिस जो है ना वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है राइट साइड के ऊपर, इसके अंदर हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो डी टाइप में, उनके साथ उनकी क्लॉक भी कनेक्टेड है, और इसके अलावा इसमें कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स भी हैं, यानी कि ये हमारे ये हमारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स भी लगे हुए हैं, और साथ हमारे जो हैं फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं। तो नॉर्मली हमारे सारे सर्किट्स ऐसे ही होते हैं कि सर्किट खाली ना कॉम्बिनेशनल होता है और ना खाली सीक्वेंशियल होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता सर्किट के बस उसमें से फ्लिप फ्लॉप ही हो, या ऐसे भी सर्किट्स नहीं होते कि उनके अंदर सिर्फ गेट्स ही हो, लॉजिक गेट्स हो। नॉर्मली एक कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम में जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं, लैचेस भी होते हैं और आपके कॉम्बिनेशनल गेट्स भी होते हैं। तो इनका एनालिसिस अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमने कॉम्बिनेशनल का पूरा एनालिसिस सीख लिया,
कॉम्बिनेशन गेट आपको मैं एक सर्किट दे दूं, आप उसका बूलियन फंक्शन लिख सकते हैं, उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, उसकी आउटपुट बना सकते हैं, और फ्लिप फ्लॉप्स को खाली अगर आपने देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा अगर इन दोनों कंबाइंड हमें एक सर्किट दे दिया जाए तो उसका हम लोग जो है वो किस तरह से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट की एक इनपुट है विच इज एक्स, और इसकी तीन आउटपुट्स हैं ए, बी और वाई। ए और बी जो है वो फ्लिप फ्लॉप से आ रही हैं, आपके डी फ्लिप फ्लॉप से, और वाई जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सिर्फ उससे आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह के सर्किट्स में कि इस सर्किट की स्टेट क्या है। ठीक है, तो स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट इज वैल्यू ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि इसके अंदर जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी इस वक्त क्या वैल्यू है। वैल्यू क्या है? मीनिंग क्यू के ऊपर क्या है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेट है कि पहले तो आप ये डिटरमिन करें कि इस सर्किट की स्टेट क्या है, यानी कि इसके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता जी उसके लिए हम डी को नहीं देखेंगे क्या डेटा स्टोर हो रहा है, वो तो क्यू भी तो डी पे डिपेंड है। डी को नहीं देखेंगे सर हम पहले? नहीं, स्टेट जो है वो डिटरमिन होती है आउटपुट से, इनपुट से नहीं, क्योंकि इनपुट तो चेंज हो जाता है, आउटपुट चेंज नहीं होती कई दफा। ठीक है, तो क्लॉक नहीं आई तो आउटपुट तो नहीं चेंज होगी, तो इसलिए डी इफेक्ट करेगा आउटपुट को, लेकिन अगले साइकिल स्टेट है कि इस वक्त क्या स्टेट है इसकी। ओके, तो हम लोग क्यू को देखते हैं। क्लियर है? ओके सर जी। सर ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं सर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। बहरहाल क्या करें यार, इसके बाद 4 हफ्ते और हैं जो हम लोगों ने पढ़ना है। 5वां हफ्ता जो है वो तो रिवीजन का होता है। 4 हफ्ते में अब अगले 2 हफ्ते हम ये सीक्वेंशियल सर्किट्स ही करेंगे, 2 या 3 हफ्ते। 1 हफ्ते में हम काउंटर्स और रजिस्टर्स जो हैं वो करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी आप सर फाइनल कब स्टार्ट? फाइनल मेरे ख्याल है 6 या 7 जुलाई से। फाइनल आप समझ लें आज से एग्जैक्टली 5 हफ्ते के बाद है। 5 हफ्ते जब भी बनते हैं जी। सर अगर जी अपना सर्किट बनाना सर ये थर्ड वीक है ना? मैं जरा एक बंदे को सवाल पूछ रहे हैं जी, अगर आपने अपना सर्किट बनाना हो तो कैसे बनाया सर? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और जायज़ भी है, और इसको हम एडमिट भी करते हैं। बात ये है कि अब 5 हफ्ते कम से कम आपके ऑन कैंपस होंगे, तो उन 5 हफ्तों में आप लैब में कुछ ना कुछ तो चले कर ही लेंगे ना प्रैक्टिकली। सर 5 हफ्तों में सिर्फ 5 लैब्स होनी है, और हमें तो भी शायद ऑपरेटर्स का भी सही तरह आइडिया नहीं है कोई खास, मतलब उस तरह हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऑपरेटर्स सारी लैब्स भी सब बच्चों ने तो नहीं अटेंड करनी। यस सर, 50-50 है। यस सर, 50-50 यानी कि सर लगाने के एक ऑड वाले 2 मरतबा आएंगे, ऑड वाले 2 मरतबा आएंगे और इवन वाले 3 मरतबा। नहीं, तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि कम से कम लैब्स जो हैं वो 2 दफा हो जाएं और सारे लोग ही 5-5 लैब्स कर लें? इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता क्या? सर ये तो सर जी पिछली बार भी जब ईमन वालों सर जी जब आपने आर्ट वालों को बुलाया था ना, हम ईमन वाले उधर ऑनलाइन ले रहे थे, एक लफ्ज भी समझ नहीं आया था। इस बार हम यूनिवर्सिटी आके लेंगे, चाहे हमें वहाँ बाहर बैठ के लेना पड़े। हाँ, मैं लफ्ज भी समझ नहीं आया था। आपकी क्लास में आवाज गूंज रही होती थी, लड़कों का शोर होता था, कुछ समझ नहीं आती थी। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो जब अभी तो फिर भी क्लियर है ना, क्योंकि मैं सिर्फ कंप्यूटर के बिल्कुल सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो मूव भी करूंगा, कभी मैं आगे जाऊंगा, कभी मैं पीछे आ जाऊंगा, तो मेरी आवाज तो जो है वो हिलती रहेगी इधर से ऊपर से। चले मैं अपनी स्लाइड्स जो है वो टीम्स पे ही लेट्स से चलाता हूँ, लेकिन स्लाइड्स आपको नजर आ जाएगी, लेकिन आवाज उस तरह से क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं
क्लास के एंड पे बात कर रहा हूँ तो वो नहीं होगी, और अगर मैं बोर्ड पे कोई चीज ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी नहीं नजर आती, क्योंकि जब क्लास आप पढ़ाते हैं तब तो आप बोर्ड को यूज कर रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, खाली आप यहाँ पे तो नहीं होते। तो हाँ ये प्रॉब्लम तो है, यानी ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि वो और खराब हो जाता है। हाँ बस उसका कोई तरीका करें। हाँ तो बार बैठ ऐसा कर लेते हैं कि सर को कहते हैं कि एक दिन रख लें, पूरी क्लास को बुला लें, कोई ऐसा दिन रख लेंगे पूरी क्लास आ जाए, या हॉल में कर लें, जैसे सर हमने लास्ट टाइम का किया था, सर ने एक दिन रख लिया था, पूरी क्लास उस दिन आ जाती थी हॉल। हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं कि पूरी क्लास को बुला लें, बजाय इसके इस छोटे कमरे में बुलाएं। कोई बड़ा हॉल हो तो उसके अंदर आप लोग 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 5 ने तो ड्रॉप सर कर बट दिया। इसमें तो हम प्रोग्रामिंग करनी, इसमें तो हमने ऑपरेटर्स के साथ काम करने आना है, तो बड़ी जगह ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ बिल्कुल, लैब तो कम से कम मेरा ख्याल है कि जो 5 लैबें हैं या 5 वीक्स हैं जो भी हैं, उसमें सब लोगों को सारी लैब्स करनी चाहिए, नहीं तो इसमें तो बाकी बस आप 2 लैब एक ग्रुप करेगा और 3 लैबें दूसरा ग्रुप करेगा। तो मेरे लिए तो अपने लिए आसान है कि आप 45 लोग क्लास में ही हो और मैं पढ़ाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो 2 हफ्ते थे उसमें ये हुआ था कि एक हफ्ता मैंने पढ़ाया था, अगले हफ्ते जब वो स्टूडेंट्स आए उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते का हमें तो कुछ समझ नहीं आया, आप दोबारा रिपीट करें जो आपने पढ़ाया था। तो वो 2 हफ्ते में हमने 1 हफ्ता ही कवर किया था टोटल। तो ये तो है। तो चले, मेरा ख्याल है कि अगर 1 हफ्ते तक कुछ ना हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको लैब का तो 5वें वीक पेपर भी हो जाना है, लैब्स के लिए 4 वीक्स ही है हमारे पास। हाँ ठीक है या सर फिर हम पहला वीक देखें कि क्या बनता है। बिल्कुल ऑनलाइन ही दें पहला वीक। नहीं ऑनलाइन तो नहीं, आप लोग जो इवन वाले लोग हैं वो आए ना जरा कैंपस आके फिर बात करें, एचओडी से भी जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो बताएं उनको, तो देखें कोई सोल्यूशन निकालते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है सर। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यार देखो कोई बात नहीं, ये भी आपका है सेकंड सेमेस्टर, अभी आपके माशाल्लाह 6 सेमेस्टर और पड़े हुए हैं, तो जो भी डेफिशिएंसी अभी तक हुई है वो 6 सेमेस्टर्स बहुत टाइम है उसको कवर करने के लिए, 3 साल है, ठीक है, और उसमें समर्स भी शामिल है। तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं और वो समझते हैं कि उनकी कोई डेफिशिएंसी है तो वो बाद में भी लैब्स कर सकते हैं खुद आके ऑन देयर ओन, और उसको सीख सकते हैं, इक्विपमेंट इधर ही होगा, लैब्स भी इधर ही होंगी, आप लोग भी इधर ही होंगे। तो 3 साल में कोई भी जो डेफिशिएंसी रह जाती है इन कोर्सेज के अंदर वो आप फिर इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, अभी तो आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप 8वें सेमेस्टर में होते तो बात और होती, अभी आपका बहुत टाइम है सारी चीजों को मेकअप करने के लिए। अच्छा तो चलें, सो हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि स्टेट सर्किट की स्टेट क्या होती है। तो स्टेट होती है उसके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स, कि इस वक्त उसके फ्लिप फ्लॉप्स की क्या आउटपुट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू 0 0, इसका ये मतलब है कि क्यू ये जो क्यू आउटपुट है ना दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की, ए और बी, ये दोनों 0 0 के ऊपर है। अच्छा अब हम लोगों ने ये एक सर्किट है जो गिवन है, ठीक है, इसकी हम लोगों ने लिखनी है स्टेट इक्वेशंस। स्टेट इक्वेशन किस तरह होगी? स्टेट इक्वेशन इस तरह होगी कि स्टेट क्या है, ये जो ए है आपका और बी और ये जो वाई है, ये आपकी 3 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इन 3 आउटपुट्स की जो है ना एक इक्वेशन लिखनी है, स्टेट इक्वेशन। सो ए टी प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट के अंदर ए की क्या वैल्यू होगी, वो होगी डी ऑफ ए, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप है ना, तो हमें पता है कि डी फ्लिप ए टी ऑफ 1 जो होता है वो डी ए के बराबर होता है, यानी डी पे आप जो भी वैल्यू देंगे 0 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट में ए के ऊपर 0 आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 1 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट में इसके ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन तो वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, 3 इक्वेशंस मैंने आपको कहा था ना कि आप लिख लें। तो डी फ्लिप फ्लॉप की, चूंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन ही है
कि a t+1 इज इक्वल टू dA। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर जनजेब सर, हाँ सर जी। एक बार स्क्रीन रीशेयर कर देंगे, वो कॉल आई है तो स्क्रीन गुम हो गई है। अच्छा ठहर जाओ। ओके, थैंक यू सर। ठीक, अच्छा सो ये कहाँ से आई a t+1 इज इक्वल टू dA? ये कहाँ से आई है? ये हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी कुछ स्लाइड्स पहले, वहां पे जो डी फ्लिप फ्लॉप था, चूंकि ये आप देख रहे हैं ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप की ये इक्वेशन थी कि d इज इक्वल टू a t+1। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी, नहीं क्लियर तो पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो ये बन गई a t+1 इज इक्वल टू dA। इसी तरह से bt+1 जो है, bt+1, b क्या है? q से कनेक्टेड है, b ये b फ्लिप फ्लॉप है, तो bt+1 को मैं db लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, और अब मैं फर्दर y ऑफ t को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जरा इन दो को समझ लेंगे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हमने इसको फर्दर क्या करना है। अच्छा, a t+1 इज इक्वल टू dA। अच्छा, d क्या है? ये है। ठीक है, तो d पे हमने देखना है कि ये सर्किट क्या कर रहा है, क्योंकि ये d इनपुट जो है ये बन रही है इस सर्किट की आउटपुट से। ठीक है, तो इस सर्किट की मुझे इक्वेशन लिखनी है। अब ये वाला जो सर्किट है, ओके, सो इसमें दो एंड गेट्स हैं, एक और गेट है, तो दरमियान में मैं और लगा दूंगा। अब मैं पहले एंड गेट की इक्वेशन लिखता हूँ। पहले एंड गेट की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहले एंड गेट की एक इनपुट है x। ठीक है, यहां से मैं देखता हूं तो ये x है, और ये जो दूसरी इनपुट है ये कनेक्टेड है a के साथ। ओके, सो इस एंड गेट की मैं इक्वेशन लिख सकता हूं a इंटू एक्स, लेकिन मैं t भी लिखूंगा क्योंकि इसमें अब हमारे लिए टाइम का भी फंक्शन है। तो a ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t ये बन गया। सो बेसिकली a इंटू एक्स है, यानी a डॉट एक्स है, क्योंकि इसकी एक इनपुट a है और दूसरी x है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा a ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t। दूसरा जो ये गेट है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो देखें इसकी एक इनपुट x से ही आ रही है और दूसरी इनपुट इसकी आ रही है। जी सर, आपने सॉरी फॉर इंटरप्शन, स्क्रीन हाँ स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा, शेयर हुई। अच्छा एक सेकंड, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। जी, अब हो रही है? यस अच्छा, सो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि a t+1 इज इक्वल टू d ऑफ a, क्योंकि ये d फ्लिप फ्लॉप है तो उसने कहा कि a जो नेक्स्ट स्टेट a की है वो क्या होगी, जो भी d में मैं डेटा दूंगा। तो d जो है वो कहाँ से आ रहा है? वो इस सर्किट से आ रहा है। ठीक है, इस सर्किट में एक और गेट है और दो एंड गेट्स हैं। तो मैं इस सर्किट की अगर इक्वेशन देखूं तो मुझे एक तो मैं ये और डाल दूंगा इनके दरमियान, और दोनों एंड गेट्स को देखना पड़ेगा। तो ये जो पहला एंड गेट है, अगर मैं देखूं तो इसकी इनपुट्स क्या हैं? एक इनपुट इसकी यहाँ से आ रही है a से, और दूसरी इनपुट इसकी आ रही है x से। तो इसका फंक्शन बन गया a इंटू एक्स, या a एंडेड विद x, लेकिन मैं साथ t लगाऊंगा क्योंकि अब हम टाइम डिपेंडेंट हैं। तो a ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t, ये पहले एंड गेट की इक्वेशन है। दूसरे एंड गेट की इक्वेशन है, इसकी मैं देखूं, एक इनपुट जो है वो x है, x ऑफ t, और जो दूसरी इनपुट है इसकी वो अगर मैं देखूं तो वो यहाँ से आ रही है b से। सो b से ये ट्रेवल करके यहाँ आ रहा है, तो वो b ऑफ t है।
तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ a ऑफ x और b ऑफ x। जी ये मेरे से कुछ पूछ रहे हैं या ये किसी का माइक ऑन है? हेलो, हाँ जी, अपना माइक म्यूट करें यार। सर उसको पता ही नहीं है। बहुत तो पाया सामने 085 सर आप म्यूट कर दें। होते चले इसमें खान, लेकिन ये नहीं तो ये माइक अभी भी ऑन है किसी का? सर ये कहीं गया हुआ है, सर आप म्यूट कर दें। 085 अपना माइक ऑफ करो। मैं ठहर जा, मैं खुद कर देता हूँ, 1 मिनट। कौन है 085? सर हो गया म्यूट। हो गया, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो एनीवेज हमने d ऑफ a की इक्वेशन बनाई, ax ऑड विद bx। उसी तरह से b ऑफ t प्लस 1, यानी ये जो आउटपुट है, दिस इज इक्वल टू d, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू व्हाट? d इज इक्वल टू दिस एंड गेट। तो एंड गेट क्या है? इसकी एक इनपुट यहाँ पे आ रही है अगेन x, और दूसरी इनपुट जो है वो यहाँ से आ रही है ये, विच इज a बार, क्योंकि ये q बार है ना, ये a है तो ये a बार बन जाएगा। तो दिस इज a बार इंटू x, ठीक है। अच्छा, जो y ऑफ t है, ये y है, तो इसमें मैं इस सर्किट की इक्वेशन बनाऊंगा। तो इस सर्किट की इक्वेशन है x बार एंडेड विद a और b, क्योंकि इस और गेट की अगर मैं एक इनपुट देखूं तो दैट इज कमिंग थ्रू a, और जो दूसरी इनपुट है दैट इज कमिंग थ्रू b। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ a और b एंडेड विद x बार। तो मैंने तीनों जो मेरे आउटपुट्स हैं उनकी इक्वेशंस बना ली, a की भी, b की भी और y की भी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। इक्वेशन तो बन गई मेरे पास। सो येलो में ये वही सर्किट है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इट हैज 2 फ्लिप फ्लॉप्स, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स है, सारा कुछ है, और हम लोगों ने यहाँ पे इसकी इक्वेशंस बना ली है। at plus 1 is equal to ax plus bx, bt plus 1 is equal to a bar x, and y of t is equal to a और b x bar, ठीक है। अब हम लोग एक इसका बनाएंगे, एक जिसको हम लोग ट्रांजिशन टेबल कहते हैं या स्टेट टेबल। इस सर्किट का स्टेट टेबल जो है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हमारे पास होगा सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट, फिर इनपुट, फिर नेक्स्ट स्टेट, और फिर हमारी आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट, स्टेट से मुराद क्या है? स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। इनपुट से मुराद है इस सर्किट की जो भी इनपुट है। इस केस में इसकी इनपुट जो है वो है x, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेट क्या है कि फ्लिप फ्लॉप अगले साइकिल में उनकी आउटपुट क्या होगी, और आउटपुट क्या है जो फाइनल आपकी यहाँ पे ये तो a और b आपकी सॉर्ट ऑफ आउटपुट्स ही हैं, लेकिन इनको हम स्टेट में डाल रहे हैं, और ये y आपकी आउटपुट है, तो ये y यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो आपका स्टेट टेबल में क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, देन नेक्स्ट स्टेट बिकॉज ऑफ दैट इनपुट। यानी हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर प्रेजेंट स्टेट ये है और मेरा ये इनपुट हो तो मेरी नेक्स्ट स्टेट ये होगी और मेरा आउटपुट ये होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये वो नीचे शो कर रहा है कि प्रेजेंट स्टेट का मतलब है कि ये t है, नेक्स्ट स्टेट का मतलब है कि t प्लस 1 पे क्या हो रहा है, और आउटपुट जो है वो t के ऊपर ही हम देख रहे हैं। सो आउटपुट इज एट t, नेक्स्ट स्टेट इज t प्लस 1, and present state is also t. So अच्छा, अब चलें, सारे लोग सुन रहे हैं लेक्चर, अटेंशन पे कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. Can we fill out this thing without me doing it? Let's say present state आपकी 0 0 है,
यानी कि Q A पे भी 0 है और B भी इस वक्त 0 है, ठीक है। तो X जो है इनपुट वो भी 0 है। तो हम इस तरह से कर रहे हैं ना कि हम एग्जॉस्टिवली जा रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और X 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 0 ही है और X 1 है, फिर प्रेजेंट स्टेट 0 1 है, X 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 1 है, X 1 है। तो ये जो क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इनपुट जो है वो 1 है, तो ये टोटल मिला के 8 बन जाएंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 1 है, इनपुट 1 है, तो क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस सिनेरियो को देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेट A B X 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अच्छा, अब ये हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे A और B क्या होगा और Y क्या होगा इन इक्वेशन से, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट स्टेट बता रहे हैं A और B की, ठीक है। Y of t की प्रेजेंट स्टेट और इसकी नेक्स्ट स्टेट। सो AT + 1 इज इक्वल टू AX + BX, ओके, प्रेजेंट स्टेट। सो इस इक्वेशन की मदद से आप बता सकते हैं कि A की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 0 इक्वेशन को यूज करते हुए जी, बिकॉज X 0 है, तो X 0 है तो A और B जो भी हो ये 0 हो जाएगी, ठीक है, दोनों ही 0 हो जाएंगे जी। अच्छा, और व्हाट अबाउट दिस B की क्या वैल्यू होगी सर वो भी 0 होगी। सर वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि X 0 हो गया। बिल्कुल। व्हाट अबाउट Y सर ये 1 हो जाएगा क्योंकि X नॉट। व्हाट अबाउट A और B तो 0 ही होगा सर। Y भी 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 0 0 0, ओके। अच्छा, अब 0 0 और अगर X 1 हो तो A क्या होगा 0 0, सर A तो 0 ही होगा। हाँ। BT + 1 क्या होगा 1 1, बिल्कुल। और Y 1 1, देखते हैं Y 0, क्योंकि A और B 0 0 थे ना, X 1 हुआ था खाली, Y will be 0, okay। नेक्स्ट वन बताएं जी। A B और Y की वैल्यू सर A 0, मैं खुद नहीं कर रहा, मैं आप 0, B B भी 0, X 0, B भी 0। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन 0 1 0, सर ये 1 होगा 1, अगला B सर 1 हो, Y 0 होगा, सर ये 0 होगा सर 0 होगा Y। ठीक है, हम अभी चेक कर लेते हैं। तो सर ऊपर वाला Y 1 क्यों यार, हाँ ये 0 0 और 1, आप लोगों ने 0 बताया था, ये गलत हो गया, और ये 1 1 0 था, ये ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं, इसका बताएं। ये तो 0 सर A 0 और B क्योंकि X 0 है। B भी 0 होगा। Y Y 1 होगा 1 0 1, नहीं 0 नहीं होगा। पता नहीं यार, मैं तो नहीं कर रहा, आप लोग ही कर रहे हैं।
सर 1 ही होगा भाई। यस सर वाई 1 होगा। अच्छा ओके 101 सर A1 होगा। A1 होगा सर। ठीक है B0 जीरो होगा सर। और Y Y भी भी 0 होगा। ठीक बिल्कुल सही। बस आखिरी अब करते हैं 110 सर 0 है। A भी 0 सर A भी 0 कर A0 और B 0 Y 1 Y भी 0 Y1 111 पे सर A1 B1 A1 B0 Y भी 0 बिल्कुल ठीक। चलें जी आप लोगों ने तो बस ये सबसे मुश्किल काम था, ये आप लोगों ने 2 मिनट में कर लिया, तो अब तो कोई मुश्किल काम ही नहीं रह गया। हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेबल बन गया। सर जाएं फिर। नहीं यार अभी तो रहते हैं 2510 35 मिनट। यस सर बहुत ज्यादा हो गया आज। सर जी थक गए बहुत सर जी। सर सुबह से लेक्चर हो रहे हैं आज हमारे। अच्छा है सर आईयूएस है। चलें ये 8:30 बजे से। 8:30 बजे से आए हैं आप लोग। यस सर 1 मिनट की ब्रेक नहीं थी जी अंदर। सर यस सर रेगुलर लेक्चर हुए आज के। यस सर अच्छा। आज तो रेगुलर ही है सारे डीएम का पॉम का। सीएस का। अच्छा सर ऊपर से वाइवा भी हुआ है कॉम का साथ में। ये तो काफी आप लोगों के साथ जाती हो गई आज के दिन के लिए। चलें फिर बस करते हैं, फिर मेरा ख्याल है काफी है आज के लिए। यस सर। ठीक यस सर थैंक यू। ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। हाँ जी कोई क्वेश्चन है? अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग में बंद कर दूं।